सभापति जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने जो आपने आप बैठ जाइए। सदन के कोई भी अनपार्लियामेंट्री शब्द होगा उसको हटा दिया जाएगा। में आज इतने महत्वपूर्ण विषय पे कि आज दो ऐसे विधेयक आ रहे हैं, एक द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 और दूसरा बिल द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज 2020। मैं समझता हूं कि ये सदन किसानों की चर्चा तो हमेशा करता रहा होगा। हमेशा किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य मिले, किसानों का उसकी मेहनत की कमाई का लाभप्रद मूल्य मिले, हमेशा किसानों के उत्पाद की सुरक्षा हो या किसान को सशक्तिकरण किया जाए, किसान को एम्पावर किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूं कि सदन में चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हों, चाहे हमारे प्रतिपक्ष के साथी बैठे हों, सभी लोग चुन करके आते हैं और सबकी जवाबदेही किसानों के प्रति है और सभी दलों की सरकारें बनी हैं। सभी ने समय समय पर किसानों के उस सशक्तिकरण की बात की, जनता ने विश्वास किया, किसानों की सुरक्षा की बात की, जनता ने विश्वास किया, किसानों के उत्पाद के लिए, किसानों की फार्मिंग, किसानों की खेती जो आज अलाभप्रद हो रही है उसको लाभप्रद करने की निश्चित तौर से जिम्मेदारी की बात कही होगी। लेकिन आज अगर आप देखें कि देश की आजादी के समय देश की जीडीपी में जहां कृषि का 45% योगदान था, आज वो घटते घटते 17-18% रह गया है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम चर्चा इस सदन में करते रहे, हमेशा किसानों के हितों की रक्षा की बात करते रहे, किसानों को मजबूत और एम्पावर और सुरक्षित उनके उत्पाद की खरीद की बात करते रहे, लेकिन कभी कदम नहीं उठाया गया। एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए कभी किसी सरकार ने कदम नहीं उठाया। अगर उठाया तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद उन्होंने एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के कदम उठाए। आखिर इसको लाने की क्या जरूरत पड़ी कि आज किसानों को, अगर ये दो विधेयक ऐसे महत्वपूर्ण आए हैं तो इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल एक है कि जिस तरह से 1946 में महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसके लिए रोटी ही भगवान है, और इसी कथन को हमारी सरकार ने एक मार्गदर्शी सिद्धांत माना और इसको मार्गदर्शी सिद्धांत मान करके अगर आज हम उन किसानों को एम्पावर करके उनके उत्पाद को उचित मूल्य दिलाने जा रहे हैं तो कोई कह रहा काला कानून है, कोई कह रहा ड्रैकोनियन कानून है, कोई कह रहा कि आज का दिन ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि आज इस विधेयक के पारित होने के बाद इस देश के किसानों के अपने उपज को बेचने की आजादी का दिन है। आज ये निश्चित तौर से इस बात का गवाह बनेगा। और मैं कहना चाहूंगा, मैं तर्क के साथ कहना चाहूंगा कि आखिर इन विधेयकों में क्या है। आखिर जब बिल इंट्रोड्यूस किया, माननीय मंत्री जी ने, तोमर जी ने कहा कि लगातार सड़कों पर विरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पंजाब कह रहे हैं कि यहां धरना मत करिए, दिल्ली चलिए। आज एक चुनी हुई सरकार देश की एक सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए उकसा रही, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये निश्चित तौर से साफ हो गया, ये कांग्रेस आंदोलन चलाना चाहती है। और मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन भी कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगा, मंडियां रहेंगी। आज मंडियों में किसान अपना उत्पाद ले जाता है, कुछ लोगों के बीच में अपनी बिक्री करता है और उसको बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है या बिचौलियों को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो आज अगर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जारी रहेगी भविष्य में, इस बात को माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा, और अगर ये सदन में कहा उन्होंने कि मंडियां भी, एमएसपी भी रहेगी, तो फिर इसके बाद क्यों विरोध हो रहा है? इसलिए कि अब उन किसानों को जो मंडियों के किसी परिसर तक केवल अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाध्य थे, अब वो देश का किसान उन मंडियों से बाहर प्रतिस्पर्धा में भारत के किसी बाजार में अगर उसको अधिक मूल्य मिल रहा है तो बेचने के लिए आजाद है। यही है आजादी आज किसान के दिवस का। आज वो अपने उत्पाद को अंतर्राज्यीय या इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट दूसरे राज्यों में बेच सकता है। अभी उल्लेख किया कई सदस्यों ने, तो आखिर इसमें तो आज प्रसन्नता होनी चाहिए कि
कि किसान को निश्चित तौर से अगर उनके उत्पाद को अगर अधिक मूल्य मिल रहा है और मंडियों में जाने पे उन पे अधिभार भी लगता था, उस पे लेवी भी लगता था। आज अब जब किसान बाहर बेचेगा तो न उस पे सेस लगेगा न उस पे लेवी लगेगी। तो आज निश्चित तौर से किसान के लिए एक स्वतंत्रता का दीवान है और उस मंडियों से, एपीएमसी से बाहर उसके निश्चित तौर से एक प्रतिस्पर्धा रहेगी जहां कई तमाम बायर लोग रहेंगे। उन बायर के सामने वो किसान स्वतंत्र है कि वो अपना लाभकारी मूल्य उसको किससे मिल रहा है। निश्चित तौर से बिचौलियों की भी खात्मा होगा। व्यापार क्षेत्र में भी किसानों को एक विकल्प मिलेगी उसकी आजादी का। आखिर ये सदन कब से, आज भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट का उल्लेख हुआ, लगातार स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट की बात हो रही है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आखिर 2004 में जब सरकार, उस समय की सरकार ने एक राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया और हरित क्रांति के जनक और एक वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एस. स्वामीनाथन को उस राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 18 नवंबर 2004 के बनने के बाद डॉक्टर एस.एस. स्वामीनाथन ने 2006 में अपनी रिपोर्ट को संस्तुति कर दी, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसके 5 महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। 2 महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी कि फसलों का मूल्य का निर्धारण, कि कम से कम जो उनका उत्पादन लागत है उससे 1.5 गुना मिलना चाहिए और कर्जा नीति पे जिस तरह से किसान के समक्ष आती है उस पे मिले। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि 2006 से 2014 तक वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट जिसका आज उल्लेख हो रहा है वो क्यों ठंडे बस्ते में रही। आखिर स्वामीनाथन ने देश के किसानों के उत्पाद को 1.5 गुना मूल्य के साथ देने की बात कही, खरीद की बात कही, तो उस पर 6 के बाद 14 तक सरकारें जो रही उन्होंने इस पर क्यों नहीं कदम उठाया। आज पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि अब किसानों को जो होगा लाभप्रद मूल्य वो उनके उत्पाद में 1.5 गुना मूल्य होगा। ये बात पहली बार स्वामीनाथन की प्रधानमंत्री, हमारी सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा। तो स्वाभाविक है कि आज उसी के कारण जो पिछले 70 वर्षों में आखिर सरकारी नौकरियों की अगर आमदनी 150 गुना बढ़ गई और किसानों की केवल 21% बढ़ी, तो आखिर ये कारण रहा है। और उस कारण के नाते मैं समझता हूं कि आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो ये हमारी विधेयक आए हैं, इस विधेयक को लाने के पीछे प्रयोजन क्या है। आखिर आज भी किसान निश्चित तौर से वो डिपेंडेंट है प्रकृति के ऊपर। आज भी देश का जो कृषि का क्षेत्र का करीब 70% ग्रामीण परिवार है वो केवल अभी भी एग्रीकल्चर पर निर्भर है। 50% जो कृषक है वो आज भी खेती पे करते हैं, वो कृषक मजदूर हैं। 82% किसान छोटे और सीमांत हैं। देश में जो कृषि योग्य भूमि है उसका 68% मार्जिनल फार्मर के पास है, जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर है। केवल 18% ऐसे हैं जो 2 हेक्टेयर तक के होंगे। तो आज इसके बावजूद आखिर ये स्थिति है, तो स्वाभाविक है कि अगर हमारे परिवार में बंटवारा होता जा रहा, उसके बाद बंटवारा होता जा रहा, 20 बीघे थी, 4 भाई थे, 5-5 बीघे हो गई, फिर 2 भाई हुए, फिर बंट गया, तो आज स्मॉल होल्डिंग होती जा रही है। और वो जो एक छोटी छोटी जोत गांव में हो रही है उसकी आज वो खेती, किसान अपने नेचर पे, प्रकृति पे डिपेंडेंट है आज भी, बारिश के लिए आज भी खेती की। तो जब उस पे आज भी नेचर पे डिपेंडेंट है, उत्पादन में अनिश्चितता है, बाजार के भाव चढ़ाव उतार में एक अप्रत्याशित है, तो आज इसीलिए लोग खेती से रुचि घट रही है। आज किसान की खेती में मन नहीं, तमाम नौजवान एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद भी कहीं छोटी नौकरी करने के लिए उसकी इच्छा रहती है, खेती नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आज कहता हूं कि निश्चित तौर से दोनों विधेयक पारित होने के बाद जो देश गांव से पलायन हो रहा था, आज गांव से निकल करके लोग नौकरी करने जा रहे थे, अब शहरों से लौट करके खेती की तरफ जाएंगे क्योंकि खेती लाभप्रद होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इस विधेयक का कम महत्व है। निश्चित तौर से इस विधेयक के पारित होने के बाद अधिक उत्पादकता बढ़ेगी। मैं बताऊंगा कि कैसे अधिक उत्पादकता बढ़ेगी। कास्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन होगा। मैं इसको कोई डिफाइन नहीं कर रहा हूं, बस केवल कहता जा रहा हूं। उत्पादन का मोनेटाइजेशन होगा और इससे किसानों के आय में वृद्धि होगी। एक नेशनल लेवल पे निश्चित तौर से फार्मिंग एग्रीमेंट के लिए भी एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनेगा। किसान को एक लीगल स्टेट रजिस्टर्ड करेगा स्पॉन्सर के साथ, तो निश्चित तौर से किसान सुरक्षित होगा, सशक्तिकरण होगा। किसान को अपने चाहे व्यवसाय के लिए
फार्म हो, प्रोसेसर हो, एग्रीगेटर्स हो, होलसेलर हो, एग्रीगेट हो, उन निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं कि स्पॉन्सर लोग कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी। हमारे कांग्रेस के सदस्य ने कहा कि साहब 15 साल के लिए ले लिया जाएगा और पहले साल 10 लाख रुपया दे दिया जाएगा। लगता बिना विधेयक पढ़े हुए इस सदन में बोल रहे हैं। इस विधेयक में स्पष्ट है कि जो किसान के साथ जो स्पॉन्सर होगा, जो अपनी खेती का वो करेगा कॉन्ट्रैक्ट, वो चाहे किसी इंडिविजुअल से करेगा, चाहे इंडिविजुअल के साथ, चाहे पार्टनरशिप फर्म के साथ करेगा, किसी कंपनीज के साथ करेगा, लिमिटेड लायबिलिटी ग्रुप के साथ करेगा या सोसाइटी के साथ करेगा, तो वो जो करेगा वो उस स्पॉन्सरशिप के साथ केवल एक सीजन के क्रॉप के लिए समझौता होगा। कहां 15 साल? इस विधेयक में दिया गया है कि केवल एक सीजन के क्रॉप के लिए होगा और नहीं तो दूसरा होगा 1 प्रोडक्शन साइकिल ऑफ लाइव स्टॉक, माने एक चक्र के लिए, या मैक्सिमम 5 साल के लिए हो सकता, न 10 साल के लिए, न हो रहा 15 साल के लिए। तो ये तो किसान स्वतंत्र है कि हमने अपना, और किसान की मैं देश को कहना चाहता हूं कि इस तरीके से सदन में एक बार भी नहीं उल्लेख किया कि आखिर ये किसान जो अपनी पीस ऑफ लैंड किसी स्पॉन्सर को देगा, किसी इंडिविजुअल के साथ समझौता करेगा खेती के लिए, फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए, चाहे किसी कंपनी के साथ, चाहे किसी के साथ, तो जिस समय वो कर लेगा, उत्पाद होने के बाद समझौता नहीं होगा। उसका मूल्य सोइंग के पहले, उपज होने के पहले ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसान और जिसके साथ समझौता एग्रीमेंट कर रहा है कि हम इतना दाम लेंगे, और जिस समय बुआई होगी उससे पहले एग्रीमेंट हो जाएगा, और उसके बाद जब उत्पाद होगा तो उसी मूल्य पे उस स्पॉन्सर को खरीदना होगा। यह सुरक्षा हमारे किसानों को दिया जा रहा है। तो रिस्क इसमें ट्रांसफर हो रहा है। आज किसान का रिस्क ट्रांसफर हो रहा है उस स्पॉन्सर पे, उस कंपनी पे, उस सोसाइटी पे, उस फर्म पे हो रहा है। तो निश्चित तौर से इससे बड़ा कोई, मैं तो कहता हूं कि वाकई आज का दिन अगर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है तो निश्चित तौर से जहां सदन ने बधाई दिया है, स्पीकर साहब या हमारे आपने दिया है, लेकिन आज का दिन इस विधेयक के पारित होने के बाद ये आने वाले दिनों में किसान इसको किसान सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाएगा और हमेशा याद करेगा इस बात के लिए। तो जब इसमें साफ है विधेयक पढ़ लीजिए। मैं विपक्ष से अनुरोध करूंगा, आपको भी चिंता किसान की है, निश्चित तौर से मैं मानता हूं, सभी लोग, हम लोग अपने किसान का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोग किसान हैं, खेती है, और उसमें जब स्टेट गवर्नमेंट को कहीं हम नहीं ले रहे, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के सवाल उठाया, कल्याण बनर्जी साहब ने उठाया, हमारे बिट्टू साहब ने उठाया, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज भी जो ये एग्रीमेंट होगा इसका रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट को ही करना होगा। वो एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाएगा स्टेट में और उस इलेक्ट्रॉनिक से उसका रजिस्ट्रेशन करेगा। तो निश्चित तौर से ऐसा नहीं कि वो करेगा और भाग जाएगा, साहब हम कहां से पैसा लेंगे और कहां किसान खोजेगा। जिसके साथ एग्रीमेंट है स्टेट के डोमेन में है, स्टेट उनका रजिस्ट्रेशन करेगा, उनके इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन होगा, तो निश्चित तौर से वो कहीं भी उसकी बाध्यता होगी। और एग्रीमेंट जो होगा वो एग्रीमेंट उनका परस्पर सहमति से समझौता होगा। और कभी आज तक इस सदन में कोई ऐसा भी कानून बना था? कृषि के उत्पाद की बात तो होती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात तो होती थी, लेकिन अभी तक कभी फार्म सर्विसेज की बात कभी नहीं हुई। मैं बधाई दूंगा आदरणीय तोमर जी, अपनी सरकार को बधाई दूंगा कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो इससे पहले होना चाहिए था, आजादी के इतने सालों बाद आज फार्म सर्विसेज की बात हो रही है। ये फार्म सर्विसेज है क्या? आखिर आपने विधेयक पढ़ा होगा। फार्म सर्विसेज का तात्पर्य यह है कि उस किसान का जिससे एग्रीमेंट करेंगे उसको सप्लाई ऑफ सीड करेंगे। आज किसान शहर में भटकता है अच्छा उन्नतशील बीज लेने के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, यूरिया के लिए, एनपीके के लिए कितना दिक्कत होती, एग्रोकेमिकल्स के लिए, मशीनरी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एडवाइस के लिए। मैं कहां तक कहूं? आखिर इन चीजों से उसको मुक्ति मिल जाएगी और किस तरीके से उसको फार्म सर्विसेज में जो उसका स्पॉन्सर है वो उसको अच्छे उन्नतशील बीज देगा, क्योंकि वो भी चाहेगा कि जब हमने इस जमीन पे कांटेक्ट किया है तो इस जमीन पे कांटेक्ट करने के बाद निश्चित तौर से इस पे अच्छी उत्पाद हो, अच्छा सीड तैयार हो, जिससे न केवल हम उसको इस देश में बेचें बल्कि दुनिया की प्रतिस्पर्धा में बेचें।
जीडीपी की चिंता आप कर रहे हैं। आज भी आप निश्चित तौर से हमारी सरकार ने एग्रीकल्चर का रिफॉर्म किया है, उसी एग्रीकल्चर रिफॉर्म की देन है, आज एग्रीकल्चर रिफॉर्म की देन है कि 2020 का जो फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आई है, आज पूरा दुनिया कोरोना के वैश्विक चुनौती से जूझ रहा है। निश्चित तौर से जीडीपी घटी है, लेकिन आज मैं भारत के किसानों को बधाई देता हूं कि 3.4% की वृद्धि कृषि क्षेत्र में हुई है, जो इस देश के किसानों को जा रहा है। आप कह रहे हैं कि शायद किसानों के लिए काला दिन होगा, काला दिन होगा। जिस समय लॉकडाउन था, दुनिया अपनी जान के लिए, दुनिया के तमाम मुल्क परेशान थे, ब्रेड बटर के लिए लोग सड़कों पे आ रहे थे। उस समय 80 करोड़ लोगों को भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 3 महीने के लिए 5 किलो गेहूं चावल हम प्रति यूनिट देंगे, अगर 7 लोग हैं तो 35 किलो, 1 किलो दाल देंगे। फिर 3 महीने के बाद उसको 3 महीना उन्होंने बढ़ा दिया। 46,000 करोड़ का खाद्यान्न हमने इस लॉकडाउन में देश के जरूरतमंदों को दिया है। तो निश्चित तौर से हमें चिंता नहीं थी इस बात की। उस समय हमारा का साहब प्लीज रुक जाइए साहब जी, हमारा समय है आधा घंटा, हमको 2 घंटा हमारी पार्टी। मैं कहना चाहता हूं कि आज किसानों के लिए जो बात कही जा रही है, मैं निर्मला सीतारमण जी के जो उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, उसमें जो कृषि के लिए 11 ऐलान किया है 1,65,000 करोड़, मैं केवल उसका उल्लेख कर दे रहा हूं। कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा के लिए 1 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। किसके लिए? उपज के भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए। अगर आज हमारा भंडारण नहीं होता तो ये हुआ था कि अगर 1 साल भी कोई कठिनाई होगी तो हमारे खाद्यान्न के गोदाम भरे हैं, हमारे देश का जनता कोई भूखी नहीं रहेगी। और वैल्यू एडिशन के लिए, आज उस वैल्यू एडिशन के लिए प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा कि साहब किसानों का शोषण होगा। अरे आज ये जो हम आधारभूत ढांचा 1 लाख करोड़ में करने जा रहे हैं, इसमें प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को देंगे, स्टार्टअप को देंगे, और जो हमारा फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है एफपीओ, जो इस समय देश में 6,000 है। मैं तोमर जी आपको बधाई दूंगा कि आपने कहा है कि 10,000 हम फार्मर्स किसान उत्पादक संघ और बनाने जा रहे हैं। तो इससे बड़ा किसानों के संगठन की क्या तैयारी है कि उनकी गारंटी, उनकी उत्पाद की सुरक्षा हो। तो इस तरह से, और फिर 10,000 करोड़ हमने दिया है माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज में। उसमें चाहे बिहार का मखाना हो, केरल का रागी हो, कश्मीर का केसर हो, आंध्र प्रदेश का मिर्च हो, यूपी का आम हो, इन सब के बढ़ाने के लिए हम माइक्रो फूड पे हमारी सरकार ने इस कोरोना में 10,000 करोड़ दिया है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इस कोरोना में 20,000 करोड़ दिया है। समुद्री और अंतर से मत्स्य पालन के लिए 12,000 करोड़ और 9,000 करोड़ जो हमारे मछली पालन में लगे हुए हैं। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल के लिए, क्योंकि जो देश अगर हम समझते हैं पशुपालन में नहीं मजबूत होगा, तब तक किसान नहीं मजबूत होगा। ऐसे राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण के लिए हमने 13,342 करोड़ दिया। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हमने 15,000 करोड़ दिया। इसी तरीके से हर्बल, जिसकी पूरी दुनिया में मांग है, आज उन हर्बल पौधों के लिए हमने 4,000 करोड़ दिया। 10 लाख हेक्टेयर में इसकी हर्बल का प्रोडक्शन होगा। मधुमक्खी के लिए 500 करोड़ दिया। ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार, जो टमाटर, प्याज, आलू था, और हमने साहब जरा समाप्त कीजिए, 2-4 मिनट और दे दिए। अभी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी वाली बात तो सुन लीजिए साहब, कितना महत्वपूर्ण। जो लोग कहते हैं कि साहब इसको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, मैं कहता हूं कि कानून बनाने का अधिकार अगर हमको नहीं है तो किसको है? अगर भारत का संविधान हमारे अधिवक्तागण जानते हैं तो 3 सूची है, संघ की सूची है, स्टेट की सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो निश्चित तौर से संघ की सूची में संघ को बनाने का अधिकार है, स्टेट को स्टेट में बनाने का अधिकार है, कॉन्करेंट में दोनों को अधिकार है। और जो बात कह रहे हैं कि साहब कृषि जो है वो एंट्री 14 में है प्रविष्टि में, जिसमें स्टेट को बनाना है कृषि के लिए, कृषि एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए, शोध के लिए, सुरक्षा फसलों के लिए, लेकिन उसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि कृषि उत्पाद के बिक्री के लिए नहीं बना सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक कॉन्करेंट लिस्ट है। इस कॉन्करेंट लिस्ट में जो लिस्ट शेड्यूल 7 शेड्यूल भारत के संविधान के लिस्ट 3 को देख लीजिए, उसमें जो एंट्री 7 है, एंट्री 33 है, जिस 14 की बात कर रहे हैं, जिस 26 के स्टेट लिस्ट की बात कर रहे हैं, अगर कोई बात होगी तो संघ की उस कॉन्करेंट लिस्ट की 33 बाइंडिंग होगी स्टेट पे। इसलिए 2 मिनट टाइम दीजिए, हमारी तरफ से टाइम है साहब, 1 मिनट। बहुत
तो इस नहीं, मैं केवल महत्वपूर्ण बातों का ही आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं। मैं कहीं तो निश्चित तौर से हमारी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है, हम लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है कि हम इस पे जो कानून बनाया है, और कानून किस लिए बनाया, एक मिनट में समाप्त कीजिए। देश के किसानों, अच्छा मैं एक ही मिनट में समाप्त कर दूंगा, एक ही मिनट में समाप्त कर दूंगा। हाँ, बिल्कुल। मैं बस केवल कहना चाहता हूं 2014 से रिफॉर्म क्या हुए। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का रिफॉर्म हुआ, 90,000 करोड़ हमने 2 सालों में दिया। आज पीएम कृषि सिंचाई योजना हुआ, जो हम इरिगेशन सप्लाई चेन बना रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो रहा है, पीएम फसल बीमा योजना है, पीएम सम्मान निधि है, किसान क्रेडिट कार्ड है। पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा जैसे आदमी की स्वास्थ्य की जरूरत है, ऐसे सॉइल की भी हेल्थ की जरूरत है, और जब तक सॉइल की हेल्थ की चिंता हम नहीं करेंगे, अपना यील्ड कैसे बढ़ाएंगे। तो सुन लीजिए, हम केवल बस रिफॉर्म का उल्लेख कर दे रहे हैं। एक मिनट सभापति जी, आप तो बहुत दयालु कृपालु हैं, जरा सुन लीजिए। हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फूड प्रोक्योरमेंट, फूड सिक्योरिटी, किसान है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैं एक बात कह दूं, जो ई-नाम की बात कही है वो लॉन्च इन अप्रैल 2016, और आज इसमें 16.6 मिलियन फार्मर हमारे जुड़ गए हैं। ऊपर है